अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 में हम इमोशंस को बड़े डिटेल में डिस्कस करें, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड चैप्टर है, बहुत ही लेंथी है। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे लेसन्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। तो थोड़ा सा आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ या क्विक रिकैप दे देती हूँ कि पिछले पार्ट्स में हमने क्या डिस्कस किया और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 जो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था डिफाइनिंग इमोशन और कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, जिसमें हमने इमोशन की डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया कि साइकोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं, वो इमोशंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फिर हमने उसको कंक्लूड किया। उसके बाद फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस को डिस्कस किया पार्ट 1 में ही, कि इमोशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बिहेवियरल कंपोनेंट है, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है, डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए पार्ट 1 में। फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, जिसमें हमने इमोशन के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की, काफ़ी उसको डिटेल में हमने समझा, सीखा, पढ़ा। तो पार्ट 2 में हमने सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस के बारे में पढ़ा था। फिर पार्ट 3 में हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ इमोशन, इमोशंस के क्या क्या फंक्शंस हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि इमोशन के क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमारे पास उसके फ़ायदे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ये सारा हमने फंक्शंस ऑफ इमोशन में पढ़ा था, विच वाज पार्ट 3। इसके बाद फिर पार्ट 4 जो था, दैट वाज अबाउट अरोजल ऑफ इमोशन, के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इमोशन अरोज़ होता है, और जब इमोशन की अरोज़ल होती है तो कौन कौन से चेंजेस हमारी बॉडी में अराइज होते हैं। पार्ट 4 सारा उसके बारे में था। फिर हमने पार्ट 5 जो हम स्टार्ट करें हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस के बारे में। तो ये होगा चैप्टर 2 पार्ट 5, फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस। अच्छा, ये जो फिजियोलॉजी और इमोशनल एक्सपीरियंस के आपस में इंटरेक्शन को समझने के लिए हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म की मूवमेंट या इन्वॉल्वमेंट को समझेंगे। ज़्यादातर हमारे स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस के एक्सपीरियंसेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसे हम आमतौर पर अरोजल कहते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे पास अनमाइलिनेटेड नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लोअर रीजन से बॉडी के इंटरनल और सेंसरी ऑर्गन्स तक चलती हैं। ये हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। प्रॉपर मैंने नर्वस सिस्टम का एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है आप लोगों की आसानी के लिए। तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप उन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। नर्वस सिस्टम की प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी जो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीजन की एक्टिवेशन को जनरली अरोजल का टर्म दिया जाता है, और वो इसलिए कि ये बॉडी में नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस पर प्रोड्यूस करता है, और हर चेंज एक इंडिविजुअल को ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक डिवीजन के फाइबर्स मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर बॉडी के विसरल इंटरनल ऑर्गन्स तक पास होती है, और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनके मोड ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर देता है। इसका हर एक चेंज अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस की स्टेज में कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम लूजली अरोजल कहते हैं। जब हमने अपने आप को हाईली एक्टिव करने के लिए ख़ुद को तैयार करना होता है, तो हम उस चीज़ को मेक श्योर करते हैं, इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमारे मसल्स मज़बूत हों, ब्लड शुगर और ऑक्सीजन से वेल सप्लाइड हैं,
और इसी तरह हमारा स्प्लीन है, रेड ब्लड सेल्स को रिस्टोर करता है ताकि ब्लड मज़ीद ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसी तरह हमारा जो हार्ट बीट है ये फास्ट हो जाता है, हमारी हार्ट फास्ट बीट करना शुरू कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो हमारे बॉडी के अराउंड, जिसमें हम ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। इसी तरह हमारी जो ब्रीथिंग है दैट बिकम्स डीपर, और ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। या हम शॉर्टकट में या आम अल्फाज में कहूँ तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी अपने मोड ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर लेता है ताकि शुगर हमारे पास, सो शुगर कैन बी मेट एंड अबॉलिश्ड मोर क्विकली, ताकि हमें उससे इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई मिल सके। फूड जो कि ज़्यादा टाइम लेती है डाइजेशन में, जैसे कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेती है, इसमें प्रोटीन है, फैट है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना मोड ऑफ ऑपरेशन इस तरीके से चेंज कर लेता है कि हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की सप्लाई मिल सके। अच्छा, अब ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं अरोजल में, जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उससे न्यूरल इम्पल्सेस स्टिमुलेट होती हैं, और ये न्यूरल इम्पल्सेस जो हैं हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में इन्वॉल्व होती हैं। स्टिमुलेट तो हो जाती है ये न्यूरल इम्पल्सेस की वजह से, वो न्यूरल इम्पल्सेस जो सिंपैथेटिक डिवीजन, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीजन से या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसके न्यूरल इम्पल्सेस की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो रोज़ हो जाती हैं, लेकिन इसको मेंटेन हमारे बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम करता है। इसके एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक्शन है उसकी वजह से फिर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं ये मेंटेन रहती है। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे पास सीरीज़ ऑफ ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करती हैं जो कि बॉडी की कॉन्सिस्टेंट स्टेट को मेंटेन रखती हैं। कॉन्सिस्टेंट स्टेट को मेंटेन रखने में एंडोक्राइन सिस्टम की जो हार्मोन्स जो रिलीज़ करती है वो हमारी हेल्प करती हैं। अब वो हार्मोन्स जो हमारे स्ट्रेस और अरोज़ल के साथ कंसर्न होते हैं, या वो हार्मोन्स जो हमारे स्ट्रेस और अरोज़ल की वजह से या उसकी रिस्पॉन्स में या उसकी वजह से या उसके साथ जो कंसर्न है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होती हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, उसको स्टिमुलेट करती हैं। अब तक तो हमने ज़्यादातर जो फ़ोकस किया है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीजन पे किया था, क्योंकि ये हमारे अरोज़ल में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बाद ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। अगेन नर्वस सिस्टम पर डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, अगर आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो बाकायदा एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन केस कोई लिंक मिसिंग है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन को अपडेट कर सकें। वहाँ पर जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो लेक्चर है ये आपके लिए सुनने में या आपको समझने में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंप्लीट डिस्कस किया, उसके काफ़ी वो पार्ट जो हमारी फिजियोलॉजिकल अरोज़ल में इन्वॉल्व हैं वो हमने पढ़े। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ पार्ट्स हैं, ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस में टेक पार्ट करती हैं, उसको अब डिस्कस करेंगे, जिसमें एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में अगर एक सिंपल सी बात करूं तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोफिस्टिकेटेड मेंटल फंक्शंस, हमारे मेंटल फंक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है एक इमोशन बिहेवियर को कंट्रोल करने में। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, चेक करना था कि अगर कॉर्टेक्स ना होता तो फिर क्या होता,
क्योंकि कॉर्टेक्स का काम तो इमोशनल बिहेवियर को, ये बिहेवियर की इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। ये उसमें अपना एक बहुत अहम रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें एक्सपेरिमेंट में कैट्स एंड डॉग्स थे, उनका कॉर्टेक्स रिमूव कर दिया था और इस प्रोसेस को हम डीकॉर्टिकेट कहते हैं। डीकॉर्टिकेट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो जब कैट्स और डॉग्स का कॉर्टेक्स रिमूव कर दिया था तो दे शोड इमोशनल रिएक्शन, और जो इमोशनल रिएक्शंस उन्होंने ज़्यादातर शो किए वो रेज और एंगर का था। इवन के जब छोटे से छोटा स्टिमुलाई भी अगर उनके सामने प्रेजेंट किया जाता था तो उसके सामने भी अपना गुस्सा और अपना जो रेज और एंगर है वो शो करते थे। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से भी ये बात क्लियर हो जाती है और ये बात उनको ज़ाहिर हुई कि हमारा कॉर्टेक्स जो है हमारी इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। आपको स्क्रीन पे पिक्चर भी नज़र आ रही होगी हाइपोथैलेमस की। एक्सपेरिमेंट्स ने ये इंडिकेट किया कि हमारे हाइपोथैलेमस की जो एक्टिविटी है हमारी इमोशन की एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करती है। द एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। किस तरह रेगुलेट करती है? हमारे फेस से, हमारे बॉडी पोस्चर से हमें पता चलता है। अब वो इम्पल्सेस जो कि हाइपोथैलेमस से आ रही होती हैं वो हमारी स्मूथ मसल जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है और हमारी स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, उन दोनों को इंक्रीज करती है। तो इम्पल्सेस जो हमारे हाइपोथैलेमस से आती हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, चाहे वो वॉलेंट्री एक्टिविटी है या वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। अब इम्पल्सेस जो हाइपोथैलेमस से हमें मिल रही होती है ये हमारे टाइप ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस को भी डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल इमोशंस, इम्पल्सेस इम्पल्सेस अगर पोस्टीरियर सिंपैथेटिक डिवीजन से आ रही हो तो जो इमोशंस हम फील करते हैं वो एक्साइटमेंट होती है। अगर इमोशंस हमारी एंटीरियर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से आ रही हो तो जो इंडिविजुअल फील करता है वो रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्स होता है। तो पोस्टीरियर सिंपैथेटिक डिवीजन से जो इम्पल्सेस आती हैं वो हमारी इमोशन को एक्साइट करती हैं, और जो एंटीरियर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से हमारी जो इम्पल्सेस आ रही होती हैं वो हमारी इमोशंस को या वो हमें रिलैक्स करती है, हमें रिलैक्स फील करवाती है। अब इमोशंस जो इंडिविजुअल फील करता है वो दो चीज़ों की वजह से डिटरमाइंड होती है, डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलाई और हमारा बॉडीली रिस्पॉन्स जो कि प्रोड्यूस होता है। सो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि द इमोशन फेल्ट बाय इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलाई एंड द बॉडीली रिस्पॉन्सेस दे प्रोड्यूस्ड। अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, जैसे नॉर्मली सर्जिकल लीजन के केसेस में हो जाता है, हाइपोथैलेमस अगर डैमेज हो जाए खुदा ना खास्ता, it dramatically affects the patterns and incidents of such emotions such as rage. एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री में कैट्स के ऊपर अगेन एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो कैट्स जो बहुत टेम और बहुत फ्रेंडली थे, जब उनका एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के ज़रिए उनका हाइपोथैलेमस जो है उसको छेड़ा गया, उसको रिमूव किया गया, तो वो कैट्स हिस्सल हो गए थे। जो उनका जो ये फ्रेंडली और टेमनेस जो था, टेमनेस एंड फ्रेंडलीनेस बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। सो कैट्स दैट वर टेम एंड फ्रेंडली दे बिकेम हैसल जब उनका सर्जरी हुई थी और जिसमें उनका हाइपोथैलेमस जो है उनको रिमूव कर दिया था। तो इस तरह टाइप के जो इंड्यूस्ड रेज होते हैं इसको हम शेम रेज भी कहते हैं, और नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट ये यूज़ करते हैं ताकि वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी कर सकें एक ऑर्गेनिज्म में, कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स या हमारे नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल अरोजल ऑफ इमोशंस या हमारे इमोशनल स्टेट्स में क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक डिवीजन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि उसका क्या रोल है हमारे इमोशंस के साथ। थोड़ा सा हमने एंडोक्राइन सिस्टम का भी थोड़ा सा टच दिया, फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया जिसमें हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, आपको कन्फ्यूजन हो रही थी वहाँ पर,
कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।